नमस्कार दोस्तों, आज का गणित का टॉपिक जो है बहुत ही स्पेशल है। आज हम एक ऐसे टॉपिक आपके बीच लेकर आए हैं जिस पर अधिकांश बच्चे अक्सर कंफ्यूज्ड रहते हैं। वो टॉपिक है संवृत्त नियम, क्रम विनिमयता, सहचार्य। कुछ बच्चे ज़रूर अपवाद हैं जो इस प्रकार के नियम को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन अधिकांश बच्चों पर हमने अनुभव किया कि वे इस पर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। यदि आज आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आज हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्या के अंतर्गत। आज हम अपना 6वां वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले हमने 5 वीडियो लाया जिसमें परिमेय संख्या के एक एक कॉन्सेप्टों को क्लियर किए। आगे भी इसके वीडियो जारी होंगे। परिमेय संख्या जो है आप कक्षा 8वीं गणित विषय में पढ़ते हैं, इसके पहले 7वीं में भी पढ़ते हैं, और यह जो टॉपिक है कक्षा 8वीं में है जो कि NCERT की किताब में है। तो विद्यार्थी जुड़ जाइए और आपका क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है। वास्तव में परिमेय संख्या के अंतर्गत जो गुणधर्म है, यहाँ पर जो गुणधर्म आपकी पुस्तक में दिया गया है, ये सारे गुणधर्म के बारे में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, परिमेय संख्या में भी पढ़ा है। आपकी पुस्तक में इन संख्याओं के साथ में इन नियमों का भी उल्लेख है, लेकिन कभी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया। क्लियर है? हमने अनुभव किया कि हर प्रकार की संख्याओं में इन नियमों का उल्लेख होता है, इन नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। इसलिए इस वीडियो को हमने रोक के रखा था। हमने सोचा कि जब सभी प्रकार की संख्याओं के कॉन्सेप्ट आपके बीच हम रख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को लेकर आएंगे। तो आज का वीडियो केवल परिमेय संख्या पर आधारित नहीं है। एक नियम को लेकर के हम सभी संख्याओं पर देखेंगे कि वास्तव में ये नियम सभी प्रकार की संख्याओं में लागू होता है या नहीं, या किस किस प्रकार की संख्याओं में लागू होता है, इसको हम चेक करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य, जिसमें आप गणित को बहुत ही सरलता के साथ सीखते हैं, बहुत ही बेसिक रूप से सीखते हैं। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए। बेल आइकन को दबाएंगे तभी हमारे अगले वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। मैं नारायण देवांगन आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे परिमेय संख्या के अंतर्गत सबसे पहले संवृत्त नियम पर। संवृत्त नियम क्या प्राकृत संख्या पर लागू होता है, क्या पूर्ण संख्या पर लागू होता है, क्या पूर्णांक पर, क्या भिन्न पर, क्या परिमेय संख्या पर। एक और बात बता दें, जो विद्यार्थी पहले बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं उसको लगेगा कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या वो तो पढ़े नहीं है, तो डायरेक्ट उसको कैसे पढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि हमने सभी संख्याओं का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनाया है। आप YouTube में सर्च कीजिए प्राकृत संख्या बाय उज्ज्वल लक्ष्य, आपको प्राकृत संख्या के वीडियो मिलेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। पूर्ण संख्या बाय उज्ज्वल लक्ष्य लिखेंगे, पूर्ण संख्या मिल जाएगा। पूर्णांक संख्या बाय उज्ज्वल लक्ष्य में लिखेंगे, पूर्णांक संख्या मिल जाएगा। भिन्न संख्या बाय उज्ज्वल लक्ष्य लिखेंगे, भिन्न संख्या मिलेगा। परिमेय संख्या बाय उज्ज्वल लक्ष्य लिखेंगे, परिमेय संख्या मिलेगा। तो ये आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संवृत्त नियम पर। आप जानते हैं कि संख्या के कौन कौन से प्रकार है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, परिमेय संख्या। हम बारी बारी से चेक करते जाएंगे कि किस में संवृत्त नियम लागू होता है। सबसे पहले संवृत्त नियम को समझते हैं। संवृत्त नियम क्या होता है? दो संख्याएं हैं, ये दो संख्याएं हैं, और ख़ास बात यह है इन दोनों संख्याओं का कि दोनों एक ही प्रकार की संख्याएं होनी चाहिए। यदि यह प्राकृत संख्या है तो यह भी प्राकृत संख्या होना है, यह पूर्ण संख्या है तो यह भी पूर्ण संख्या होना है, यह पूर्णांक संख्या है तो यह भी पूर्णांक संख्या होना है, यह भिन्न है तो यह भी भिन्न रहेगा, ये परिमेय संख्या है तो यह भी परिमेय संख्या रहेगा। यदि इन दोनों संख्याओं के बीच में हम जोड़ना का काम करते हैं, या घटाना का काम करते हैं, या गुणा का काम करते हैं, या भाग का काम करते हैं, यदि इसका उत्तर भी इसी प्रकार की संख्या आए, अर्थात यदि यह प्राकृत संख्या है, यह प्राकृत संख्या है, जोड़ने का काम करते हैं, जो उत्तर है वो भी प्राकृत संख्या आए, तो हम कहेंगे कि प्राकृत संख्या के लिए जोड़ना में संवृत्त नियम लागू होता है। अर्थात जब दो एक ही प्रकार की संख्याओं को जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जाता है, तो जब उसी प्रकार का उत्तर मिलता है, उसी प्रकार की संख्या उत्तर में मिलती है, तो उसे संवृत्त नियम कहते हैं। आगे और स्पष्ट हो जाएगा, वीडियो छोड़ना मत,
वीडियो को छोड़ेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन लेकर जाएंगे, वीडियो देखेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब मान लीजिए, अब सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृत संख्या को। आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से बढ़ती जाती है। अब इसमें आप कोई भी दो संख्या को ले लीजिए, जैसे मैं 3 को ले लिया और 6 को ले लिया। आप कोई और ले लीजिए। अब यहाँ पर हम 3 रख के देखते हैं, एक प्राकृत संख्या हुआ, यहाँ पर दूसरा 6 को रखे और हमने यहाँ पर जोड़ने का काम किया। जोड़ने का काम किया तो आप देख सकते हैं 3 और 6 हो गया 9। 9 भी एक प्राकृत संख्या है। इसका अर्थ है कि प्राकृत संख्या जोड़ना में सवृत्त नियम का पालन करता है। पहला चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसी प्राकृत संख्याओं के बीच में हम जोड़ने के जगह घटाने का काम करते हैं। तो अब 3 में से 6 घटाइए, कितना आएगा उत्तर? उत्तर जो है कितना आएगा? ऋण 3 आएगा। अब आप देख लीजिए 3 जो है, ऋण 3 जो है प्राकृत संख्या नहीं है, अर्थात दो प्राकृत संख्याओं को घटाया गया तो उत्तर प्राकृत संख्या नहीं मिला। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हम 6 ऋण 3 करेंगे तो उत्तर तो 3 मिल जाएगा, जो कि प्राकृत संख्या है। बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर इसको पलट रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ये भी तो प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में दूसरी प्राकृत संख्या को घटा रहे हैं तो उत्तर तो प्राकृत संख्या नहीं आ रहा है ना। दोनों स्थिति माना था, यहाँ एक में आ रहे, एक में नहीं आ रहे हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि घटाना में प्राकृत संख्या के लिए समृद्ध नियम लागू नहीं होता। क्लियर है? आप इसमें देख लीजिए 3 धन 6 कर लीजिए या 6 धन 3 कर लीजिए, दोनों ही स्थिति में उत्तर सही आया। उत्तर जो है प्राकृत संख्या आया है, इसलिए यहाँ पे पलट के ये आएगा। ये कन्फ्यूजन आप मत रखिए, ये कन्फ्यूजन आप मत रखिए, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब हम इस 6 और 3 के बीच में गुणा का कार्य करते हैं। देखिए हम 3 गुणा 6 करते हैं। 3 भी क्या है? प्राकृत संख्या है। 6 भी क्या है? प्राकृत संख्या है। 6 3 18 भी क्या है? प्राकृत संख्या है। इस प्रकार गुणा में प्राकृत संख्या के लिए सवृत्त नियम लागू होता है। क्लियर है? अब इसे भाग करके देखिए, 3 भागित 6 करिए, क्या आएगा? 1/2 आएगा, जो कि प्राकृत संख्या ना होकर के क्या है? यह है भिन्न संख्या। यहाँ क्या आना था? प्राकृत संख्या आना था, जो कि नहीं आया। इस प्रकार भाग की क्रिया में प्राकृत संख्या के लिए सवृत्त नियम का पालन नहीं होता। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक में आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि सवृत्त नियम क्या चीज़ है। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या में जोड़ना में, घटाना में, गुणा और भाग में किस किस स्थिति में सवृत्त नियम का जो है पालन होता है। अब आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अनंत तक होता है पूर्ण संख्या। शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से। अब यहाँ पे हम कोई भी दो संख्या ले लेते हैं। ये 0 को ले लिए और 3 को ले लिए, 0 और 3 को ले लिए। इसको जोड़ के देखो 0 और 3 को, क्या आया? 3 आया, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसमें शामिल है कि नहीं है? अतः हम कह सकते हैं कि जोड़ना में पूर्ण संख्या के लिए सवृत्त नियम लागू होता है। क्लियर है? यदि आप 0 में 3 को घटाइए, क्या आएगा? ऋण 3, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पर ये लागू नहीं हुआ। 0 को 3 से गुणा कीजिए, उत्तर आएगा 0। 0 आएगा ना, तो यहाँ पर ये लागू हुआ। केवल 0 ही नहीं, आप पूर्ण संख्या के लिए 1 भी ले सकते हैं। 1 और 10 ले लीजिए, 10 आया, जो कि पूर्ण संख्या है। अब आगे जो है आप 0 भागित 3 करके देखिए, कितना आएगा उत्तर? उत्तर यहाँ पे 0 आ रहे हैं। इसको करके देखते हैं, 1 भागित 10 करते हैं, यहाँ पे उत्तर 1/10 आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या नहीं आ रहे हैं। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में भी भाग की संक्रिया में सवृत्त नियम का पालन नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या में सवृत्त नियम का पालन होता है या नहीं। सवृत्त नियम तो अब आप समझ गए ना। क्या हमने बताया कि जब दो एक ही प्रकार की संख्याओं को जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जाता है तो उत्तर यदि उसी प्रकार की संख्या मिलता है तो वो सवृत्त नियम है, नहीं मिलता है तो सवृत्त नियम का पालन नहीं कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं पूर्णांक संख्या के बारे में, अर्थात यहाँ भी पूर्णांक संख्या रहेगा, यहाँ भी पूर्णांक संख्या रहेगा। उत्तर पूर्णांक संख्या आना चाहिए।
आप जानते ही हैं कि पूर्णांक संख्या कहाँ से शुरू होता है, बताइए तो कहाँ से शुरू होता है। काफ़ी अजीब सवाल पूछ दिया ना। पूर्णांक संख्या का ना तो शुरुआत पता रहता है ना तो अंत पता रहता है। उसे लिखने के लिए हम सबसे पहले शून्य को लिखते हैं और इधर 1 2 3 4 इस प्रकार से इस ओर बढ़ता है और इस तरफ ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इस प्रकार से इस तरफ बढ़ता है कि नहीं। अर्थात इसकी न तो शुरुआत पता रहता है ना तो अंत पता रहता है। जैसी ज़रूरत वहाँ तक की संख्या को हम दर्शाते हैं। अब यहाँ पे चलिए हम दो जोड़ी लेते हैं। पहला जोड़ी लेते हैं ऋण 2 और 2 को ले लेते हैं और दूसरा जोड़ी ऋण 2 और 4 को ले लेते हैं। अर्थात ऋण 2 और धन 2 एक बार करके देखते हैं। ये पहला संख्या हुआ, ये दूसरा पूर्णांक हुआ। इसको करके देखिए क्या आया। देखिए दोनों पूर्णांक को हम जोड़ रहे हैं, ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है। जब दोनों को जोड़ेंगे आप देख सकते हो ये ऋण 2 और धन 2, उत्तर मिल जाएगा 0, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि सर अभी तो 0 को पूर्ण संख्या बोले हैं। देखिए पूर्णांक संख्या में 0 भी शामिल रहता है। हम स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ समझा चुके हैं, आप संख्या पद्धति को देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये पूर्णांक संख्या है। यदि हम ऋण 2 यहाँ पर ऋण 2 कर लिए और यहाँ पर कर लिए 4, तो उत्तर कितना आएगा। ये ऋण है, ये धन है, घटेगा तो यहाँ उत्तर आएगा 2, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या के लिए जब जोड़ा जाता है तो वहाँ पे संवृत्त नियम लागू होता है। अब हम बात करते हैं यदि इन दोनों को घटाया जाए, यदि इसे आपस में घटा दिया जाए तो क्या होगा उत्तर। ऋण 2, ठीक है, 2 बार ऋण आ गया अर्थात जोड़ने का काम होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋण 4, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। उसी प्रकार जब इसको हम घटाएंगे तो ऋण 2 ऋण 4, उत्तर हो जाएगा ऋण 6, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। अब आप देख सकते हैं घटाने में अभी तक इसमें लागू नहीं हुआ था, इसमें लागू नहीं हुआ था, लेकिन पूर्णांक संख्या में घटाने पर भी संवृत्त नियम का पालन होता है। अब गुणा पर बात करते हैं। यदि हम इसको गुणा करते हैं, देख लीजिए इसको अब गुणा करते हैं तो ऋण 2 गुणा 2 बराबर हो जाएगा ऋण 4, 2 दूनी 4, उत्तर आएगा ऋण में, ऋण और ऋण धन, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करते हैं, ठीक है, इसको गुणा करते हैं। चलिए इसको हम ऋण मान लिए, इसको भी ऋण मान लिए, तो 4 दूनी 8, ऋण और ऋण धन, इस प्रकार से इसका उत्तर 8 होगा। 8 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार गुणा में भी यह लागू हो रहा है, ठीक है। क्या लागू हो रहा है, पूर्णांक संख्या में गुणा पर भी संवृत्त नियम लागू हो रहा है। कौन सा नियम लागू हो रहा है, संवृत्त नियम लागू हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम संवृत्त नियम के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं भाग पर। तो ऋण 2 भागित 2 कर दिए, उत्तर क्या आ जाएगा, ऋण 1 आ जाएगा, जो कि पूर्णांक संख्या है। अब इसको करके देखते हैं, ऋण 2 भागित 4, उत्तर क्या आ जाएगा, ऋण 1/2। भाग करके देख लीजिए, भाग करके देख लीजिए, ऋण 1/2 आएगा। अब ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, ये है परिमेय संख्या। भिन्न संख्या भी नहीं है, ऋण में है। धन में रहता तो एक बार भिन्न बोल सकते थे, ये ऋण में है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। इसको क्या होना चाहिए था, पूर्णांक संख्या होना था। अतः हम कह सकते हैं भाग के लिए पूर्णांक संख्या में संवृत्त नियम का पालन नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक। पूर्णांक में जोड़ना घटाना गुणा में तो पालन होता है संवृत्त नियम का, लेकिन भाग में नहीं होता है। अब हम बात करते हैं भिन्न में क्या ये सब लागू होता है या नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, भिन्न और परिमेय संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भिन्न क्या होता है, 1/2, 3/4, 1/4, 5/7, ये सब क्या है, भिन्न संख्या है। इसके साथ ही साथ 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, ये सब क्या है, भिन्न रूप में है कि नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितने भी पूर्ण संख्या है वो भिन्न में शामिल है ही है, और ये भी भिन्न है। क्लियर है, भिन्न स्पष्ट हो गया। और यदि स्पष्ट करना है तो भिन्न बाय उज्ज्वल लक्ष्य लिख लीजिए, आपको यह वीडियो मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम 2 भिन्न को लेते हैं। चलिए कौन सा लिए हम, चलिए हम लेते हैं 2/5 ले लेते हैं और 2/7 लेते हैं, ठीक है, और 3/7 लेते हैं, ताकि हमको जोड़ने घटाने में आसानी हो। अब इसको यदि हम जोड़ते हैं, इसको यदि हम जोड़ते हैं तो उत्तर क्या मिलेगा,
हर एक जैसा है, ये 7 और 3 2 5, 5/7 मिला, जो कि क्या है, एक भिन्न संख्या है। अर्थात जब दो भिन्नों को जोड़ें तो उत्तर विभिन्न आया, इसलिए भिन्न में जोड़ का समवर्ती नियम लागू होता है। ठीक है, अब इसे हम घटाते हैं, इसको यदि हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा 7 2 ऋण 3 बराबर ऋण 1/7। ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, ये परिमेय संख्या है। अर्थात भिन्न में घटाने के लिए समवर्ती नियम का पालन नहीं होता है। क्लियर है। अब इसे हम गुणा करते हैं, इसे हम गुणा करते हैं तो उत्तर क्या होगा बताइए। इसको जब हम गुणा करेंगे तो उत्तर मिलेगा 3 दूनी 6, 7 7 49, 6/49, जो कि भिन्न संख्या है, अर्थात यहाँ पर लागू होता है। और यदि हम इसको भाग करते हैं, यहाँ पर यदि हम भाग करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/7 गुणा 7/3। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये कट गया, ये कट गया, बराबर 2/3। अब यहाँ पर आप बोलेंगे भाग के लिए लागू होता है। स्पष्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एक विशेष बात। यहाँ पर आप देख सकते हैं शून्य भी क्या है, एक भिन्न संख्या है। 0/1 करते हैं तो भी एक भिन्न रूप में लिखा जा सकता है। अब 2/7 को यदि हम भाग करें 0/1 से, समझ रहे ना, 2/7 को भाग करें 0/1 से, अर्थात 0 से भाग करेंगे तो उत्तर मिलेगा क्या, नहीं आएगा उत्तर, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या को भाग नहीं दिया जा सकता। इसका उत्तर अनंत में आता है। अर्थात यहाँ पर केवल 0 को यदि छोड़ दिया जाए, 0 को यदि छोड़ दिया जाए तो भिन्न में भाग के लिए समवर्ती नियम का पालन होता है। केवल यदि 0 को छोड़ दिया जाए तब की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम 0 को छोड़ नहीं सकते, 0 को छोड़ नहीं सकते। 0 के अलावा सभी में ये लागू होता है, लेकिन 0 एक भिन्न संख्या भी है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, है कि नहीं। इसलिए यहाँ पर भाग के लिए ये लागू नहीं होगा। जब सभी संख्याएं, सभी भिन्न संख्याएं इस नियम का पालन करता, तब हम वहाँ पे राइट का टिक करते। चूँकि 0 यहाँ पे अपवाद है, इसलिए वहाँ पे हम टिक नहीं करेंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या के संबंध में। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है आप जानते ही हैं, नहीं समझ पाए होंगे तो पहला पार्ट देख लीजिए इस वीडियो का, परिमेय संख्या पार्ट 1, आपको क्लियर हो जाएगा। यही चीज़ यदि ऋणात्मक हो, जैसे ऋण 4/7 है, ऋण 2/7 है, 2/7 है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में समस्त पूर्णांक संख्याएं, जैसे 0 1 2 3, इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, इस सबके बटे में 1 कर दो, सबके बटे में 1 कर दो, ये सब परिमेय संख्या है, ये सब परिमेय संख्या में शामिल है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम दो परिमेय संख्या को ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, चलो इसको भी ले लिए। पहले जोड़ी में हम कर दिए ऋण 4/7 धन ऋण 2/7, ये पहला परिमेय संख्या, ये दूसरा परिमेय संख्या। जब आप इसको जोड़ेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, /7, ये ऋण 4, ये ऋण 2 बराबर ऋण 6/7, जो कि एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर लागू होगा। ठीक है। अब इसे हम यदि हम घटाते हैं, ऋण 4/7 ऋण 2/7 करके हम घटाते हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 7, ऋण 4 और ऋण धन 2 बराबर ऋण 2/7, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या के लिए घटाना के लिए समवर्ती नियम लागू होता है। यदि हम इसको गुणा करते हैं, गुणा करके देखिए, गुणा करके देखते हैं तो ऋण 2 ऋण 4, ऋण 2 ऋण 4 को जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8/7 7 49, जो कि एक परिमेय संख्या है, अतः यह भी लागू होता है। अब एक खास टॉपिक, जब इसे हम भाग करेंगे तो क्या होगा, जब इसे हम भाग करते हैं तो क्या होगा। यदि हम ऋण 4/7 भागित ऋण 2/7 करते हैं तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऋण 4/7 गुणा 7/2 ऋण 2, ऋण कट गया, 2 दूनी 2 एकम 7 एकम 7, यहाँ पे कट गया 2 मिला, जो कि परिमेय संख्या है।
लेकिन यदि इसी के स्थान पर हम शून्य रख दें तो उत्तर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये बात वही चीज़ यहाँ भी लागू होता है जो भिन्न के लिए लागू हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाग में समृद्ध नियम लागू नहीं होता। अब इस चार्ट को आप देख लीजिए, आपको बहुत सरलता लगा होगा। प्राकृत संख्या में जोड़ना और गुणा में लागू होता है, पूर्ण संख्या में जोड़ना और गुणा में, पूर्णांक में जोड़ना घटाना गुणा, भिन्न में जोड़ना और गुणा, और परिमेय संख्या में जोड़ना घटाना और गुणा, इसमें लागू होता है। अर्थात ये दो संख्याएं जो है पूर्णांक और परिमेय संख्या है, उसमें जोड़ना घटाना गुणा पे लागू होता है, और बाकी सभी में जोड़ना और गुणा में लागू होता है। तो उम्मीद करता हूँ समृद्ध नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला वीडियो यहाँ पर आने वाला है, उसको अवश्य देखिए। इसमें हम क्रम विनिमय नियम के बारे में बहुत ही अच्छे से अवधारणा स्पष्ट करने वाले हैं। उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।